सो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो कुछ क्लासेस लिए गए हैं और अगेन आज हम लोग पॉलिटी डिस्कस करेंगे और फ्रॉम दिस क्लास वी आर गोइंग टू कवर ऑल द क्लास ऑफ पॉलिटी और ऑल द लेक्चर ऑफ द पॉलिटी इन अ सिक्वेंशियल मैनर, ठीक है, एंड ट्राई टू कवर द टॉपिक्स इन अ step by step manner and sequential manner in a sheet of haphazard manner. Our purpose and objective of this class is to cover prelims as well as the mains topic. Okay, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि पॉलिटी जब हम रश्मिकांत पढ़ते हैं तो वहाँ स्टार्ट होता है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ओके, तो इससे क्या है कि डायरेक्टली आपको स्टार्ट किया जाता है फैक्चुअल चीज़ों से। तो हम थोड़ा सा यहाँ पे बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि ब्रिटिशर्स आए थे 1600 में, ठीक है ना, 1600 में आए थे। तो 1600 में इंडिया आ चुके थे, वो हिंदुस्तान जो कॉल्ड भारत, आर्यावर्त, जो भी व्हाटएवर। तो वहाँ से स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उस समय क्या क्या इंसिडेंस हुआ और विल ट्राई टू कवर टिल 1772 कि कैसे यहाँ तक आने में क्या चीज़ों से सफ़र, क्या क्या इंसिडेंट्स हुए, ठीक है, और फाइनली रिजल्टेड इनटू रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। सो वेदर ब्रिटिशर्स डायरेक्टली केम इनटू इंडिया फॉर दिस पर्पस और विद अनदर पर्पस और अनदर ऑब्जेक्टिव, जो कि ऑलरेडी आपने हिस्ट्री सब्जेक्ट में भी पढ़ा है। ऑल्दो इट इज़ अ डुप्लीकेशन ऑफ वर्क, बट हिस्ट्री में थोड़ा सा माइंड का पर्सपेक्टिव डिफरेंट होता है। और हम जो यहाँ पे पॉलिटी के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं तो वी विल फोकस ऑन द सम फैक्ट्स ओनली, सम फैक्ट्स कि कैसे कैसे इन सिक्वेंशियल मैनर क्या क्या इंसिडेंट्स हुआ जिसकी वजह से फाइनली रिजल्टेड इनटू रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 और हाउ ब्रिटिशर्स और ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्वायर द इंडियन टेरिटरी, ठीक है। तो पहला बात, सबसे फर्स्ट बात क्या है, हु केम टू इंडिया फॉर ट्रेड। पहले क्या, किस पर्पस के लिए आए थे, फिर व्हाट पर्पस। सबको पता है कि जो ब्रिटिशर्स आए थे वो आए थे नॉट फॉर टू एक्वायर द टेरिटरी बट फॉर द ट्रेड और बिजनेस। ओके, तो सो वेदर ब्रिटिशर्स वर द फर्स्ट कंट्री हु केम इन इंडिया और बिफोर दैट और आफ्टर दैट क्या कौन कौन आए, क्या क्या किया, किस पर्पस से आए थे और फाइनली व्हाट हैपेंड। ओके, सो क्यों इंडिया कैसे कैसे चीज़ों को गुजरने के बाद फाइनली किस तरह से रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 का आगाज़ हुआ, जो कर सकते हैं। तो ये इसका हम शुरुआत करेंगे कि क्या एंशिएंट सबसे पहले यही आए थे या उनके पहले भी कोई आया था। अगर इनफैक्ट देखें तो फ्रॉम एंशिएंट टाइम से देखते हैं हम। एंशिएंट टाइम में क्या था, इंडिया में ना कि ऐसा नहीं कि डच आए थे पहले, उसके पहले अरबियन भी आ चुके थे, अरब से भी आए थे। और अगर हम एंशिएंट टाइम में देखें तो इंडियाज़ वेल्थ इन स्पाइसेस, टेक्सटाइल, सिल्क, कॉटन, इंडिगो, प्रीसियस स्टोन्स, अगर इसको कह रहे हैं, एंड अदर गुड्स, इन सब में पहले से ही बहुत ज़्यादा भरा पूरा था। मतलब हेल्दी कंट्री था, हेल्दी वेल्दी जो भी कर सकते, इस तरह से भरपूर तरह से भरा पड़ा था वो, जो कि मर्चेंट को, बिजनेसमैन को, व्यापारियों को अट्रैक्ट कर रहा था, जिसकी वजह से बहुत अलग अलग कंट्री से, अगर दुनिया की बात करें वर्ल्ड के डिफरेंट कंट्रीज से मर्चेंट्स जो आते थे और बिजनेस के पर्पस से आते थे और यहाँ से ट्रेड करते थे। अगर हम फर्स्ट पार्ट, अगर 7th सेंचुरी की बात करें, 7th सेंचुरी, ना कि अभी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, 7th सेंचुरी की बात करें, सबसे पहले कौन आए थे, अरब्स आए थे। अरब्स आए थे इन 7th सेंचुरी में। ये सब याद नहीं करना है यार, इट्स जस्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट टू मेक द थिंग्स गुड, अट्रैक्टिव वन। कभी कभी कुछ इन्फॉर्मेशन इसलिए दिए जाते हैं कि आपकी कनेक्टिविटी अच्छी रहे, और दूसरा क्या है, थोड़ा सा पढ़ने में, स्टडी करने में थोड़ा सा इंटरेस्ट जागे। और कभी कभी कुछ लोग की जानबूझ की आदत होती है कि आपको डिग्रेड करने के लिए कुछ ऐसे फैक्ट्स पूछते हैं, अरे यार यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, तुम्हें ये भी पता नहीं है, तो ये सब थोड़े से फैक्ट्स दिए गए हैं।
तो आए कहाँ थे? 7th सेंचुरी में पहले आ चुके थे अरब्स में, अरब से आए थे। और कहाँ आए थे? वेस्टर्न कोस्ट ऑफ केरला, वेस्टर्न कोस्ट में आए थे, केरला में आए थे, गुजरात में आए थे। और व्हाट वाज द पर्पस? डेफिनेटली वही पर्पस होगा, क्या था? ट्रेड इन स्पाइसेस एंड टेक्सटाइल्स। उसके बाद कौन सा आए? उसके बाद बताइए। उसके बाद आए पोर्तुगीज, ठीक है ना। पोर्तुगीज कब आए थे? कब आए थे? 1498 सी। ब्रिटिशर्स कब आए थे? 1600 में। अब पोर्तुगीज उसके पहले आ चुके थे, है ना। और ये कहाँ आए थे? कैलिकट में। तो ये सब चीज़, और मैं ये अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम थिंग, देयर इज नो नीड टू एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द हिस्ट्री और अदर सब्जेक्ट, बट एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटी आपको इन सब चीज़ों के डेट और तारीख याद करने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कि स्टेट पीसीएस में किसी लोअर एग्जाम में ऐसा पूछा जाए, बट यूपीएससी एज पर माई एक्सपीरियंस, एज पर द यूपीएससी स्टैंडर्ड, UPSC is not going to ask this type of factual questions. We are here just to provide some facts that will help you to understand the chronology of the sequence of the incidents. Okay? तो इसलिए ऐसा नहीं है कि अगर हमने पोर्तुगीज की बात की, अरब्स की बात की, तो इसका इट डजेंट मीन कि यू हैव टू रिमेंबर ऑल द थिंग्स। हेयर विल just trying to connect with the regulating act of 1773. okay, तो सेकेंड थिंग, इसके बाद कब आया? डच आए। डच कब आए? डच आए 1602 में, है ना। इसके ओके, डच आए है कब? 1602 में। ये कहाँ आए? मसूलीपट्टनम का नाम सुना है वहाँ। फिर उनका भी सेम ही पर्पस था। क्या पर्पस होगा? वही टेक्सटाइल है, स्पाइसेस है, जहर धनिया मसाला, वही सोचो कर सकते हैं उसको। और ये इसके बीच में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, जो कि कंपनी फॉर्म्ड हुआ था, ठीक है ना। ईस्ट इंग्लिश का क्या आया था? क्या नाम? इंग्लिश आया। डच के बाद इंग्लिश आए थे। कब आए थे? जिसको कहते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी, है ना। ईस्ट इंडिया कंपनी, ओके। ईस्ट इंडिया कंपनी आए थे। ये कब आए थी? 1600 में, ओके, 1600 में। एक्चुअली हमारा जो मेन फोकस होगा इसी पे होगा, बस वी आर जस्ट ट्राइंग टू डिस्कस द सीक्वेंस ऑफ द इवेंट्स। ओके, तो फर्स्ट फैक्ट्री जिन्होंने सेटअप कहाँ किया था? फर्स्ट फैक्ट्री किया था सेटअप 1613 में। कहाँ किया था? सूरत में, ठीक है, सूरत में किया था। ऑल दो आए तो थे, लेकिन फर्स्ट फैक्ट्री इन्होंने सेटअप किया था सूरत में, 16 में, सूरत। और इसके बाद कब आए थे? डेनिस आए थे। डेनिस कब आए थे? 1616 में। ठीक है, ये कहाँ आए थे? टेंक्वेवार में आए थे, जो तमिलनाडु में होता है। उसके बाद लास्ट वन जो था वो थे फ्रेंच आए थे 1664 में। ये आए थे फ्रेंच। 1664, ठीक है। दीज आर द सीक्वेंस, कैसे कैसे कौन कौन लोग आए थे और क्या क्या चीज़ें किया गया था, है ना। तो इन सब चीज़ों पे हम फोकस करते हुए कि पहले कौन कौन आया और क्या क्या किया। तो मेन पर्पस ऑफ द all the traders, all the countries, persons, those who visited or who came to India, were the main purpose objective was to do the trade in spices और टेक्सटाइल और whatever जो हमने डिस्कस किया, ठीक है ना, उन सब चीज़ों में। इसमें से एक आदमी एक कंट्री का था जिसने यहाँ आकर के
उनका ऑब्जेक्टिव चेंज हो गया। दे गॉट द अपॉर्चुनिटी कि अरे यार यहाँ पर तो ये सब भी किया जा सकता है। यहाँ का इन्होंने पॉलिटिकल पावर, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, साइमल्टेनियसली बाय सिचुएशनल फैक्टर उन्होंने देखा कि यार यहाँ पे अपॉर्चुनिटी इस तरह के भी हो सकते हैं, तो उन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को एनकैश किया और फाइनली दे स्टार्टेड एक्वायरिंग द टेरिटरीज इन द नेम ऑफ पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस। ठीक है। इनफैक्ट द ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एस्टेब्लिश इन 31 दिसंबर 1600। क्या कह सकते हैं कब हुआ था? 31 दिसंबर ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टेब्लिश्ड in 31 दिसंबर 1600। ठीक, ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैब्लिश हुआ है बाय ए चार्टर ग्रांटेड बाय क्या? एलिजाबेथ वन। किसके द्वारा? चार्टर एक्ट, चार्टर ग्रांट किया गया था बाय द चार्टर granted by Elizabeth वन। ओके, अब ये चार्टर है क्या? चार्टर ग्रांटेड बाय एलिजाबेथ वन का क्या मतलब होता है? क्या मतलब क्या है? अगर हम आज के डेट में दूसरी चीज़ों से कनेक्ट करें, सपोज कि हम लोग कहते हैं पासपोर्ट है, वीज़ा है किसी कंट्री में जाने के लिए, सो चार्टर एक्ट जो था, इनफैक्ट चार्टर एक्ट जो है रॉयल चार्टर जो कौन करता था? वहाँ के गवर्नमेंट जो होती थी, गवर्नमेंट में जो इधर मोनार्की में हो, तो एक इससे फॉर्मल प्रोसेस था, एक फॉर्मल रिटन डॉक्यूमेंट्स था। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स किसके द्वारा इशू किया जाता? इशूड बाय सॉवरेन अथॉरिटी। सॉवरेन का मतलब दोज हु आर इंटरनली एज वेल एज एक्सटर्नली फ्री फ्रॉम एनी अथॉरिटी, दे हैव द फाइनल अथॉरिटी। ठीक है ना, टू डू एनीथिंग। ठीक है, तो इसे चार्टर कहते हैं, चार्टर सो इनको चार्टर ग्रांट किया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी को। ईस्ट इंडिया कंपनी को चार्टर ग्रांट करने का मतलब है कि ये जो चार्टर एक्ट, चार्टर है, इज अ फॉर्मल रिटन डॉक्यूमेंट इशूड बाय अ सॉवरेन अथॉरिटी। सॉवरेन अथॉरिटी मीन्स सच एज अ किंग, क्वीन और गवर्नमेंट दैट ग्रांट्स क्या है? दैट ग्रांट्स क्या? सर्टेन राइट्स, पावर्स, प्रिविलेजेस और अथॉरिटी टू एन इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन और अ कंपनी। ठीक, और इंस्टीट्यूशन वी कैन से, और वी कैन से दैट कि ए चार्टर इज एन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स दैट लीगली authorizes a person authorizes a person or organization to perform some specific function or perform some specific duties in the name of the monarch or in the name of the authority who provided the authorization। ठीक है, तो चार्टर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री क्या कर सकते हैं कि इसमें क्या हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी को चार्टर ग्रांट किया गया टू डू द बिजनेस इन इंडिया। ठीक है, तो क्या हुआ इसमें? तो ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल क्या था? द इंग्लिश मोनार्क ग्रांटेड रॉयल चार्टर टू ट्रेडिंग कंपनीज। ठीक है, अब क्या हुआ उसमें? क्या हुआ? सबसे पहला क्या किया गया? क्या हुआ? अभी हमने बोला कि एलिजाबेथ वन ने ग्रांट किया था, जिसकी वजह से वो ऑन 31 दिसंबर 1600 एलिजाबेथ वन इशूड अ रॉयल चार्टर टू इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड चार्टर गेव। अब फाइनली अगर इस चार्टर मिला तो इससे क्या हुआ? इट प्रोवाइड्स इट और इट गेव द एक्सक्लूसिव राइट टू ट्रेड विद ईस्ट इंडीज। ओके, द अथॉरिटी टू एस्टेब्लिश फैक्ट्रीज, फैक्ट्री एस्टेब्लिश करने के लिए दिया गया। राइट टू मेक रूल्स फॉर देयर एम्प्लॉयज, है ना। क्या किया गया कि अथॉरिटी फैक्ट्री एस्टेब्लिश करने के लिए दिया गया आपको, और रूल जो भी उसके अंदर काम करेंगे तो एक्सक्लूसिव राइट दिया गया कि भैया तुम राइट टू ट्रेड करने के लिए दिया गया, ट्रेड दिया गया, है ना, ट्रेड करने का राइट्स है। ठीक है, मतलब लीगलिटी प्रोवाइड किया गया इसमें, लीगलिटी और इससे लीगल अथॉरिटी,
लीगल ऑथोराइजेशन कह सकते हैं, अथॉरिटी। ओके, सो टू व्हाट टू डू द ट्रेड, टू सेट अप अ फैक्ट्रीज और टू मेक द रूल्स रेगुलेशन फॉर देयर एम्प्लॉयज, है ना। जो भी लोग उस फैक्ट्रीज के अंदर वहाँ काम करेंगे, और दोज हु आर गोइंग टू वर्क अंडर द ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है ना, उनके लिए ईस्ट इंडिया कंपनी गॉट द ऑथराइजेशन टू मेक द रूल्स एंड रेगुलेशन, एंड ऑल्सो क्या क्या है, सर्टेन जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स इन इट्स सेटलमेंट्स। ये सब अथॉरिटी चार्टर एक्ट के थ्रू प्रोवाइड किया गया। सो व्हाट हैपेंड, सो विदाउट, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ चार्टर, सो विदाउट दिस चार्टर द ईस्ट इंडिया कंपनी कुड नॉट लीगली कंडक्ट ट्रेड ऑन बिहाफ ऑफ इंग्लैंड, ठीक है। सो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ चार्टर। मतलब क्या है सिग्निफिकेंस ऑफ चार्टर, क्या अगर चार्टर नहीं है तो वो लेजिटिमेट नहीं है, ठीक है। तो इस रॉयल चार्टर प्रोवाइडेड द अथॉरिटी और लीगल अथॉरिटीज इन द हैंड ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी टू एस्टेब्लिश अ ट्रेड, टू डू द बिजनेस, टू डू द ट्रेड and establish the factories, a settlement, or make the rules and regulation for their employees, and fourth one is to sub administrative and judicial powers, ठीक है। तो what happened, so definitely क्या हुआ कि अब ये तो 1600 में हो चुका था, लेकिन फाइनली इन्होंने सेकेंड क्या था, नेक्स्ट क्या इवेंट है कि नेक्स्ट इवेंट हम लेते हैं इसको विलियम हॉकिंस के 1600, ये 1600 का इवेंट है, ठीक। 1600 ईस्ट इंडिया कंपनी, और उसके बाद 1608 में क्या हुआ कि विलियम हॉकिंस came in India, arrived at सूरत ड्यूरिंग द रेन ऑफ, उस समय किसका राज था 1600 में। अगर हिस्ट्री पता होगा तो सब कुछ पता है, आपको कुछ करने की जरूरत है। थोड़ा सा हम ये सब वे टू पॉलिटी में थोड़ा सा हिस्ट्री को इसलिए वे टू रिकॉल द इंफॉर्मेशन, टू कनेक्ट द इंफॉर्मेशन, टू मेक द थिंग्स इजी, ओके। और अगर क्रोनोलॉजी पता होगा तो फाइनली आपको ये फाइनल आने में थोड़ा सा आसान होगा, रिजल्ट आने में कि 1773 रेगुलेटरी एक्ट 1773 का कैसे आया, हाउ ब्रिटिशर्स गॉट द अपॉर्चुनिटी टू कन्वर्ट देयर बिजनेस ट्रेड ऑब्जेक्टिव टू अ क्या कह सकते, टू एक्वायर द पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, ओके, गेन द एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, और ठीक है। सो इन 16 कैप्टन विलियम हॉकिंस के साथ सबसे बड़ी बात क्या था, हॉकिंस कमांडेड द ईस्ट इंडिया कंपनी शिप हेक्टर। उस पर जाने की जरूरत नहीं है, उस पर क्या करना है नहीं करना है, वो किस वो से आया था और वो कहाँ से आया था, वो ही सबसे बड़ी बात क्या क्या इन्होंने, ये हॉकिंस ट्रेवल टू आगरा टू सिक्योर द ट्रेडिंग राइट्स फ्रॉम, किससे करें, मुगल एम्पायर एट दैट टाइम मुगल एम्पायर वाज द जहांगीर, ओके। तो मेकिंग द, ये जो इंसिडेंस था जाना और जहांगीर से मिलना, इट वाज द मेकिंग द ऑफिशियल बिगिनिंग ऑफ ब्रिटिश कमर्शियल टाइज विथ इंडिया, ठीक है। ऑल्दो ही अराइव्ड, है ना, और कह सकते हैं कि द अराइवल एंड द सब्सिक्वेंट डिप्लोमेटिक एफर्ट्स अनफोल्डेड एज क्या अनफोल्डेड द थिंग्स, कैसे क्या हुआ 1608 में वो आए, कौन, हमारे विलियम हॉकिंस, जो सो कर सकते हैं, जो विलियम हॉकिंस ही केम, ठीक है ना। ऑल्दो क्या डिफरेंस था, पहले जो आया था, पहले 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी आया तो था, इंडिया कंपनी 1600 टू सीक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी फॉर, किसके लिए, स्पाइसेस के लिए, सिल्क के लिए, कॉटन के लिए, ठीक है ना। हॉकिंस जो आए थे, विलियम हॉकिंस ही केम
arrived as the direct envoy of King James I. ठीक है, King James I. ओके, दिस इज द डिफरेंस. पहले क्या हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी जो आई थी डायरेक्टली आई थी विद द ऑब्जेक्टिव टू डू द ट्रेड एंड स्पाइस. एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस? विलियम हॉकिंस वाज द डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव और डायरेक्ट एनवॉय ऑफ द किंग जेम्स I. दिस वाज द डिफरेंस बिटवीन दिस. ठीक है ना. तो अब इसमें क्या हुआ कि बिकॉज ही वाज, इनके साथ एक बहुत अच्छी बात थी, ही हैड द एक्सपर्टीज टू स्पीक इन टर्किश. ठीक है, तुर्किश भाषा, तुर्की भाषा जो कह सकते हैं टर्किश में, और जिसका जो कि जहांगीर को वो लैंग्वेज आता था. सी एवरीवेयर पर्सन इज बाइस्ड. अगर आपका रीजन का आदमी मिल जाए तो बड़ा अच्छा लगता है, आपके मोहल्ले का कोई मिल जाए, आपके देश का कहीं अदर कंट्री में मिल जाए, तो दिस क्रिएट द इमोशनल और सेंटिमेंटल थिंग्स. ठीक है, same thing happened with the Hawkins and Jahangir. What happened? Hawkins had the expertise or fluency or fluent in Turkish, a language that Emperor Jahangir also knew. Okay? तो यह क्या हुआ, कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करने के लिए इससे बेहतर क्या हो सकता है? एक है कि आप बोल रहे हो, सेकेंड वन इज गोइंग टू ट्रांसलेट द थिंग्स. एक है कि यू आर गोइंग टू डायरेक्टली कन्वे द मैसेज इन फ्रंट ऑफ द किंग और इन फ्रंट ऑफ द person to whom you want to communicate the information. These things happened with the William Hawkins. He had the expertise or he had fluency or fluent in Turkish, a language that was Jahangir, that Emperor Jahangir also knew. So क्या हुआ, ये क्या कर दिया? So इससे क्या हुआ कि इस लैंग्वेज में डिस्कशन करने में सेम में मिला तो उनको बड़ा मजा आया. ही वॉज वेलकम्ड एंड गिवन ऑनररी पर्सन टाइटल इंग्लिश खान. यहाँ तक कि वह जहांगीर इतना पसंद आया कि उसने एक टाइटल भी दे दिया. क्या दिया? इंग्लिश खान. मतलब खान तो है पर इंग्लिश खान है. ठीक है. सो सी द बाइसनेस. वंस यू आर गोइंग टू कम्युनिकेट विद द पर्सन हु आर connected by any means with you, directly indirectly, that is going to create the different relations of some other things. Okay, so language is also played very important role. Our language is also plays very important role in maintaining the relationship. See, or establishing the relationship or the creating the relationship. ठीक है. अब यहाँ क्या है, पोर्तुगीज तो पहले से ही यहाँ पे थे, पहले से कर रहे थे ड्रामा. तो पोर्तुगीज का लगा कि ये तो हॉकिंस आके कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा, तो पोर्तुगीज ने इंटरफेयर किया, और जिसकी वजह से हॉकिंस जो थे, विलियम हॉकिंस, उस आदमी ही फेस सिग्निफिकेंट रेजिस्टेंस फ्रॉम पोर्तुगीज ट्रेडर्स हु हेल्ड हैवी इन्फ्लुएंस एट द मुगल कोर्ट एंड सक्सेसफुली लॉबिड अगेंस्ट द ग्रांटिंग द राइट्स. एंड फाइनली क्या हुआ कि हॉकिंस को यहाँ से खाली हाथ जाना पड़ा. ठीक है. और कब जगह, he came in 1600 and left in 1611. ओके, ये सब हिस्ट्री है, हिस्ट्री में जाने की जरूरत नहीं है. आई एम नॉट गोइंग टू टीच यू हिस्ट्री, बस आई एम जस्ट ट्राइंग टू कनेक्ट दैट थिंग्स. ठीक. सो इससे ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं, आप यू नो बेटर अबाउट द हिस्ट्री. एंड तो व्हाट हैपेंड, तो रिकॉग्नाइजिंग द नीड फॉर अ स्ट्रॉन्ग, ये सिचुएशन क्या हुआ कि ये सिचुएशन जो पोर्तुगीज़ की वजह से इनको महसूस हुआ कि एक स्ट्रॉन्गर, एक मजबूत और डिप्लोमेटिक बैकिंग की ज़रूरत है, तभी जा कर के वी विल निगोशिएट विद द मुगल्स. ओके. तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, सर थॉमस रो, सर आई थिंक यही है, थॉमस रो.
इनको सर थॉमस रो को जहांगीर के पास जहांगीर के कोर्ट में भेजा गया। ठीक है, कब भेजा था ये हमने 16 नॉट यहाँ देखते हैं 1608 1600 ईस्ट इंडिया कंपनी विलियम Hawkins, okay, and he left in 1611, left or forced to leave, okay, and finally Britishers realized कि there is a need to give the stronger backup. So in 1600 diplomat 15 Sir Thomas Masro, ओके, सो जहांगीर के कोर्ट में आया। ये जो सर थॉमस रो आए, ये सक्सीडेड और कह सकते हैं कि सक्सेसफुली नेगोशिएटेड ए रॉयल डिक्री, फरमान, रॉयल डिग्री, फरमान को इसको कहते हैं रॉयल डिक्री, ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड फरमान। ये फाइनली ही सक्सीडेड इन गेटिंग द रॉयल डिक्री और फरमान that allowed क्या हुआ, that allowed the English to establish their first official factory in सूरत, फर्स्ट ऑफिशियल फैक्ट्री ऑफिशियली। उसके पहले जबकि फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री कहाँ सूरत में सेटअप हो चुका था, कब हुआ था 1613 में ये सूरत में फैक्ट्री हो चुका था, लेकिन फर्स्ट ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड, मतलब ठीक है, गवर्नमेंट के द्वारा लीगली और विद द नेगोशिएशन बाय नेगोशिएशन विद द मुगल एम्पायर जहांगीर, फाइनली ही गॉट द फरमान टू सेट अप ऑफ एंड ऑफिशियली टू सेट अप द फैक्ट्री इन सूरत, ठीक है। सो वी कैन से दैट, क्या कह सकते हैं, द इंग्लिश एस्टैब्लिश्ड देयर फर्स्ट फैक्ट्री एट सूरत आफ्टर सिक्योरिंग मुगल परमिशन। अब इसका क्या है फायदे क्या हुआ है ऑफिशियली होने के बाद, दिस डेफिनेटली बिगिनिंग ऑफ परमानेंट इंग्लिश कमर्शियल सेटलमेंट, ठीक है ना। ये ऑफिशियल हो गया ना, ऑफिशियली इंग्लिश को क्या मिला, टू सेटअप परमानेंट सेटअप करने का मिल गया इनको, परमानेंटली सेटअप किया इन्होंने, कमर्शियल सेटलमेंट हुआ, ठीक है। तो अब व्हाट वाज द, अब इसमें क्या हुआ कि अगर सर थॉमस रो को अगर भेजा गया है एज ए एम्बेसडर एंड वो एम्बेसडर बना करके विद द डिप्लोमेटिक अथॉरिटी, सो डेफिनेटली ही हैड सम ऑब्जेक्टिव और मिशन, ठीक है। सो थॉमस रो वाज कब 1615 में भेजा गया था, 1619 तक ये रहे भाई साहब, ठीक है। सो was sent an ambassador to Jahangir. He obtained trading privileges for the company, ठीक है। सिग्निफिकेंस इसका क्या हो सकता है, इसका सिग्निफिकेंस क्या हुआ, कमर्शियल प्रेजेंस हो गया बिजनेस करने का। अब क्या है इसके साथ क्या हुआ, अब कंपनी क्या है एक्सपेंशन करने लगी ट्रेड का, एक्सपेंशन ऑफ ट्रेडिंग सेटलमेंट। कंपनी ने क्या किया, अब कंपनी ग्रेजुअली इस्टेब्लिश्ड मेजर सेंटर्स में कहाँ कहाँ है, मद्रास है, बॉम्बे है, ठीक है ना, मद्रास, बॉम्बे और फिर कलकत्ता में, ठीक है। मद्रास में कब किया था, 1639 में। फिर अब याद रखने के, सर थॉमस रो के आने के बाद ये इन्होंने रॉयल डिक्री लिया, कहाँ से लिया, जहांगीर, ठीक है ना, ठीक। उससे उसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने उसके बाद आफ्टर दैट दे स्टार्टेड डूइंग द एक्सपेंशन ऑफ देयर कमर्शियल एक्टिविटीज एंड इन दैट वे दे सेट अप
फैक्ट्री और क्या कहते हैं, कहाँ कहाँ सेटअप किया इन्होंने, कि मद्रास फोर्ट में कब किया, मद्रास में, जिसको आजकल चेन्नई कहते हैं, मद्रास, ठीक है। इसको कब किया, 1639 में, फिर है ना 1639 में, फिर क्या क्या है, बॉम्बे, इसको कब किया गया, आई थिंक 1668 में किया गया है, 1668 में किया गया। और लास्ट कब किया गया, अब लास्ट नहीं कर सकते इसको, कोलकाता में कब किया गया, फोर्ट विलियम में जो कहा गया था हमने, ये कहा गया था इसको 1690 में, कोलकाता, उसको कल क्या कहते थे, उसको कहते थे कलकत्ता, कोलकाता ताज है ना। यहाँ कब किया गया था, 1690, ओके। सो ये तीनों में जाकर के इन द प्रोसेस ऑफ एक्सपेंशन, और दे डिड द एक्सपेंशन ऑफ देयर कमर्शियल एक्टिविटीज, एंड देन फाइनली दे सेट अप द इन मद्रास, बॉम्बे, कोलकाता। और यही तीनों जगह जो है, यही तीन जो है, मद्रास और सो कॉल्ड चेन्नई, बॉम्बे एंड कलकत्ता, दिस बिकेम द 3 प्रेसिडेंसी टाउन्स, ओके। बाद में जो कहा गया प्रेसिडेंसी टाउन, बाद में ये बन गए। अब इनके साथ साथ क्या हो रहा था कि 1707 में, अगर आपको पता हो तो, जब डेफिनेटली आई एम एक्सपेक्टिंग दैट कि एज एन यूपीएससी एस्पायरेंट वी आर एक्सपेक्टिंग दैट यू हैव द डेफिनेटली हैव द इंफॉर्मेशन अबाउट द you have the information about the औरंगजेब also 1707, okay। क्या हुआ था, डेथ ऑफ औरंगजेब, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग है, औरंगजेब का डेथ। और औरंगजेब के डेथ से क्या हुआ, डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर हुआ, मुगल एम्पायर का डिक्लाइनेशन हुआ, ठीक है। और इसके बाद कैसे हुआ, जो भी मुगल एम्पायर के बाद आया, हिस्ट्री के स्टूडेंट को पता होगा, और ऐसे भी यूपीएससी एस्पायरेंट अगर आपने पढ़ा है एंशिएंट मेडिवल मॉडर्न हिस्ट्री, डेफिनेटली आपको पता है कि 1707 जो है मॉडर्न हिस्ट्री में, आपको पता है कि डेथ ऑफ औरंगजेब रिजल्टेड इनटू डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर बिकॉज ऑफ द वीक सक्सेसर्स। जो उसके बाद औरंगजेब के बाद जो भी उनके सक्सेसर आए वो उतना स्ट्रांग नहीं थे, ठीक है ना। सो इससे दैट रिजल्टेड इनटू राइज ऑफ रीजनल किंगडम्स, छोटे छोटे किंगडम का जो राइज हुआ, बढ़ा, उत्पन्न हुआ, ठीक है, सो कॉल्ड दैट रिजल्टेड इनटू क्या, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। डेफिनेटली जब क्या होगा कि कोई कमांडर इन चीफ है ही नहीं है, सो व्हाट हैपेंड, एवरीवन कहते हैं कि मैं ही शेर हूँ, तो जहाँ पर कई सारे शेर हो जाएंगे तो नोबडी इज गोइंग टू कंट्रोल द थिंग्स। तो व्हाट रिजल्टेड इनटू द क्रिएटर, क्या है, रिजल्टेड इन, क्या इसका रिपरकेशंस क्या हो सकते हैं कि इनस्टेबिलिटीज, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटीज होगा, है ना। और ये जो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटीज होगा, ये क्या है, सामने वाला जो भी दुश्मन होगा उसको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा, और कि हाउ टू एक्वायर द थिंग्स, हाउ टू डोमिनेट, और जो भी ऑब्जेक्टिव होगा उसका। सेम थिंग हैपेंड विद द ब्रिटिशर्स और इंग्लिश, ओके। सो दे गॉट द अपॉर्चुनिटी, दे सॉ द अपॉर्चुनिटी, एंड डेफिनेटली दिस इंसिडेंट्स और दिस सिचुएशंस created opportunities for European interventions, okay। तो यूरोपियन इंटरवेंशन, इसके साथ ही क्या हुआ, साइमल्टेनियसली अगर आपको याद हो तो कार्नेटिक वार हुआ। कार्नेटिक वार कब हुआ था बताओ, कार्नेटिक वार चलो यहां लिखते हैं, आई थिंक 1746 और 1760 के आसपास, 63 के आसपास हुआ है ना।
फ्रेंच के साथ हुआ था, किसके किसके बीच हुआ था, कहाँ हुआ था से ये है कार्नेटिक वार है बिटवीन इंग्लिश एंड फ्रेंच। ओके, सो डेफिनेटली दैट ऑल्सो, इसमें क्या हुआ था कि ब्रिटिशर्स जीत गए थे, ब्रिटिश जीत गए थे, इंग्लिश जीत गया था। कहाँ हुआ, इन साउथ इंडिया में हुआ था। और सो द इसमें क्या हुआ, ही ब्रिटिश डिफीटेड फ्रेंच एंड फाइनली क्या, दिस रिजल्टेड इनटू क्या, यूरोपियन डोमिनेशन और डोमिनेंट यूरोपियन पावर। अब ये जो हुआ इधर, तो एक तो मुगल एम्पायर वीक हो गए, दूसरा कार्नेटिक वार में फ्रेंच भी चले गए, तो फाइनली क्या हुआ, पूरा मैदान खाली दिख रहा था, है ना। और क्या इससे क्या है, ब्रिटिशर्स क्या एलिमिनेटेड फ्रेंच पॉलिटिकल एम्बिशन इन इंडिया। जो भी फ्रेंच का एम्बिशन था इंडिया में वो ख़त्म हो गया, क्योंकि ब्रिटिशर फ्रेंच को आउट कर दिया गया इस कार्नेटिक वार के बाद। ओके, सो अगर अनदर अपॉर्चुनिटीज, अनदर स्पेस, देखो हाउ, देखो वक्त, सिचुएशन और कहते हैं ना कि सिनारियो ऐसा बनता गया और रास्ते खुलते गए, है ना, सेम थिंग है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इवेंट्स क्या था उसके बाद, बैटल ऑफ प्लासी, यही है ना, बैटल ऑफ प्लासी, यही है ना, बैटल ऑफ प्लासी। क्या हुआ 1760 तो 1757, है ना, तो बैटल ऑफ प्लासी लिख लेते हैं 1757। ये भी वन ऑफ द एक बैटल ऑफ प्लासी होगा, फिर बैटल ऑफ बक्सर भी आएगा। उसमें क्या है कि इसमें 3-4 लोग थे, है ना। इसमें सबसे पहला बात है कि ब्रिटिशर्स की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव थे, रॉबर्ट, इसको याद नहीं रखना, आपको ऑलरेडी पता होगा कि आपको हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, देखिए ना, इधर से, और इधर से कौन थे भाई साहब, इधर से थे सिराज उद्दौला। किसको डिफीट किया था, रॉबर्ट क्लाइव डिफीटेड सिराज उद्दौला, सिराज उद, इसको सीख कर लेना यार, उद्दौला, यही होना चाहिए, DAULLAH, है ना, सिराज उद्दौला। और सबसे बड़ी बात क्या था इसमें, मीर जाफर जो था वो धोखेबाज आदमी थे, इसी धोखा की वजह से अगला सिराज उद्दौला हार गया था, मीर जाफर। आपको हिस्ट्री में थोड़ा सा रिवीजन भी हो गया, ठीक है, ये यहाँ जोड़ा हुआ था, ठीक। तो ये है, ये आपका बैटल ऑफ प्लासी में ये एक इंसिडेंस हुआ। ये भी क्या किया, अगेन पॉलिटिकल पावर का यहाँ पे स्टार्ट हुआ, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम जो है इंडिया में इंडियन को इन्होंने किया था। क्या किया था, बिगिनिंग ऑफ ब्रिटिश पॉलिटिकल पावर इन इंडिया, कंट्रोल ओवर बंगाल्स वास्ट टेरिटरी, वास्ट रिसोर्सेस, ठीक है ना। पहले तो फ्रेंच को हराया था, यहाँ इन्होंने, क्यों बैटल ऑफ प्लासी क्यों इम्पोर्टेंट है कि इन्होंने इंडियन, यहाँ पे जो यहाँ के लोग थे, यहाँ के लोगों को, यहाँ वाले को जो उनको हराया था, और फाइनली दे एक्वायर गॉट द कंट्रोल ओवर बंगाल्स वास्ट रिसोर्सेज, बंगाल के पूरे रिसोर्सेज पे कंट्रोल हुआ। और लास्ट वन क्या था, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जिसके बाद तो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुआ था, वो था बैटल ऑफ बक्सर इन 1764, ठीक है, ये भी लिख लेते हैं, बैटल ऑफ बक्सर 1764, ठीक है, बैटल ऑफ बक्सर इन 1764। इसमें क्या हुआ था, सूजा उद्दौला थे, वहाँ सिराज उद्दौला था, यहाँ दौला था, यहाँ दौला है, सूजा। यहाँ पे कंबाइंड फोर्सेस किनके थे, मीर कासिम
ठीक, मीर कासिम, मीर कासिम कह दो, कासिम। और दूसरा सुजा उद्दौला, सुजा उद्दौला, ठीक है। और शाह आलम, शाह आलम टू, शाह आलम, आलम टू, एलम टू, ओके। ये लोग थे। और एक ये लोग थे जिसमें क्या हुआ था, ब्रिटिश इन तीनों के ज्वाइंट फोर्सेस को, एक तरफ से इधर था ब्रिटिश, ऐसे बैटल ऑफ बक्सर, ओके। ये प्लस ये तीनों का कंबाइंड फोर्सेस को ब्रिटिशर्स ने हराया था। ये रिजल्ट इनसे क्या सिग्निफिकेंस, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसने मिलिट्री की सुपरमेसी इन नॉर्थ इंडिया एस्टेब्लिश किया, इस्टेब्लिश द ब्रिटिश मिलिट्री सुपरमेसी। भैया इन तीनों के कंबाइंड फोर्सेस, वहाँ तो धोखे से हराया था पहले वाले में, बैटल ऑफ पलासी में। उसमें क्या था, मीर जाफर ने धोखा दिया था, वही था ना। तो उसमें क्या था कि मीर जाफर लगा कि इधर से है, लेकिन वो कोई लड़ाई नहीं, तो ये बेचारा मारा गया था, मतलब हरा जो भी है। तो लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसमें क्या है कि 3 लोगों का कंबाइंड फोर्सेस को ब्रिटिशर्स डिफीटेड इन द बैटल ऑफ बक्सर। एंड दैट क्या है कि भाई इतनी औकात इनकी हो गई थी कि इन्होंने इनकी कंबाइंड ज्वाइंट फोर्सेस को हरा दिया था। सो दैट क्रिएटेड द मिलिट्री सुपरमेसी इन नॉर्थ इंडिया में। एंड दैट रिजल्टेड इनटू, उसके बाद क्या हुआ, ये 64 में है। इससे क्या हुआ कि रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम टू के बीच में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुआ। इससे बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ बक्सर रिजल्टेड इनटू ट्रीटी ऑफ ओके। ये कब हुआ, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद बैटल ऑफ बक्सर के जस्ट बाद हुआ 1765 में, 1765, ओके। सो दिस इज द रिजल्ट। और इसमें क्या हुआ, हु साइंड द एग्रीमेंट, हु साइंड द ट्रीटी बिटवीन द रॉबर्ट क्लाइव एंड शाह आलम टू। यहां इन दोनों के बीच में साइन हुआ, साइंड बिटवीन दिस टू पीपल, ओके। सो यहां इस एग्रीमेंट के थ्रू क्या हुआ, द कंपनी रिसीव्ड अ दीवानी राइट। दीवानी राइट किसको कहते हैं, सिविल राइट था वो। दीवानी राइट और सिविल राइट क्या है, टू कलेक्ट रेवेन्यू ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। सो समझो कि सबसे तो खाता यहाँ से जहाँ पे पैसे आने लगेंगे, जनरेट होने लगेंगे, तो डेफिनेटली पावर बढ़ाना आसान हो जाता है, ठीक है ना। सो इनिशियली केम फॉर द ट्रेड, फाइनली दे प्रूव्ड देयर मिलिट्री सुपरमेसी बाय एनी हुक एंड क्रूक। पहले मीर जाफर वाला, सिराजुद्दौला वाला, फिर शुजाउद्दौला, फिर उन्होंने फाइनली आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर दे गॉट द दीवानी राइट। दीवानी राइट सिविल राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू ऑफ कहाँ का, रेवेन्यू ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा, ठीक है। सो ये क्या है कि ये अपने आप में उनको हेल्प किया और टू एक्वायर द स्ट्रेंथन द, इनफैक्ट वी कैन से द स्ट्रेंथन द पावर, ठीक है। और दिस रिजल्टेड इनटू, अगर दूसरी बात कहेंगे तो पहले आए थे ट्रेड करने के लिए, बट क्या हुआ धीरे धीरे फाइनली क्या हो गया, मिलिट्री पावर सुपरमेसी, दे स्टार्टेड नेगोशिएटिंग, दे स्टार्टेड द एग्रीमेंट, डूइंग द एग्रीमेंट, दे डिड द एग्रीमेंट विद
साइन द एग्रीमेंट ही तो कह सकते हैं इसको, रॉबर्ट क्लाइव एंड शाह आलम टू, सी द सिचुएशन। सो दैट इसको कह सकते हैं कि ये क्या था, दैट रिजल्टेड इनटू द ट्रांसफॉर्म फ्रॉम अ ट्रेडिंग बॉडी टू अ टेरिटोरियल पावर। ओके, इस बात को समझने की कोशिश करना है कि वहां पे पहले ट्रेडिंग से ये फाइनली दे ट्रांसफॉर्म फ्रॉम कमर्शियल बॉडी, बिजनेस करने आए थे, व्यापारी आए थे कोई, और फाइनली वो जैसे होता है कोई बिजनेस करने आया दिल्ली में या कहीं भी, और फाइनली बिकम द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। धीरे धीरे उन्होंने बिजनेस सेटअप किया, पैसा एक्वायर किया, फिर इलेक्शन कंडक्ट। पर यहाँ पे डिफरेंट है, यहाँ पे वी आर द सिटीजन, हमें वी आर फ्री टू कंटेस्ट द इलेक्शन फ्रॉम एनीवेयर इन इंडिया, ठीक है, विद सर्टेन टर्म एंड कंडीशंस अप्लाइड। बट यहाँ पे क्या, दे वर फॉरेनर्स। ओके, सो फाइनली द कंपनी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम अ trading body into a territorial power. Okay, so see the situation. So अगर हम इसको बात करें तो this consider the real foundation of the British Empire in India. In fact यही तो हुआ कि फाइनली उन्होंने राजा के साथ, महाराजा के साथ साइन करना शुरू कर दिया, और दे गॉट द, मतलब दे स्टार्टेड कलेक्टिंग द रेवेन्यू। रेवेन्यू कलेक्ट करने का क्या मतलब है, हु आर यू मैन? So finally they signed the agreement, they signed the, so the Treaty of Allahabad, this is Robert Clive and Shah Alam too. So see the situation, one is envoy of king, second is the king खुद में थे वो भाई साहब शाह आलम टू, ठीक। So British initially came in India as a trader, but through diplomacy और military victory कह सकते हैं, victories, finally got the finally entered in the political system. And what happened, ये क्या हुआ, exploitation of Indians, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, इससे कैसे कैसे उन्होंने पाया, ये देखो तो बट थ्रू कैसे कैसे वो चीज़ें पाया। पहले उन्होंने क्या किया, पहले ट्रेड के लिए आए, फिर थ्रू डिप्लोमेसी काम किया, तो उन्होंने भेजा था डिप्लोमेटिक इन्वॉय में हॉकिंस को था, फिर आपको जॉन रो, ठीक है, जेम्स रो, थॉमस रो। उसके बाद तो ये सब क्या था, डिप्लोमेसी था, फिर मिलिट्री विक्ट्रीज था, मिलिट्री विक्ट्री, बैटल ऑफ बक्सर, ठीक है। तो और फिर क्या था, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडियन कह सकते हैं, पॉलिटिकल डिवीजन, डिवाइड एंड रूल का सिस्टम, and acquisition of revenue right in the name of the Diwani right, ठीक है। they gradually transform themselves into rulers, ठीक है। the grant of Diwani rights in 1765 marked the shift from commercial enterprises to a territorial empire। वही तो हुआ है, नहीं हुआ कि पहले कमर्शियल एम्पायर था, धीरे धीरे उस, और ये जो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद से वो क्या हुआ कि टेरिटोरियल एम्पायर खड़ा कर दिया उसने, और दैट रिजल्टेड, और कहेंगे लेइंग द फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है। सो ये जो है और कह सकते हैं ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद जो है, सो डेफिनेटली इज द मार्क द बिगिनिंग ऑफ, क्या कह सकते हैं, बिगिनिंग ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया, ठीक है। सो अब देखते हैं कि ये हो गया आपका ब्रिटिश एम्पायर बन गया। अब हम फोकस करते हैं कि हमारा पर्पस है पहुंचना रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ओके, यही पहुंचना है ना, ठीक है। तो वहाँ तक पहुंचना है हमें, ठीक है। तो अब है क्या कि तो 1765 जो है ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, 1765 से 1772, यही ना, आप कह सकते हैं 73 तक में क्या हुआ, यहाँ सकते तो एम्पायर स्टार्ट हो चुका था, ठीक है। इस बीच में क्या हुआ, इसको भी फोकस करते हैं, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, सो डेफिनेटली ये क्या हुआ कि ट्रेडिंग से ये टेरिटोरियल पावर गेन कर चुका था, है ना। बट इस एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में क्या था, इस समय क्या है, जैसे इतना ज़्यादा हो गया तो सब लूट खसोट मचना शुरू हो गया आपस में ही। सो दैट क्या
इसमें क्या हुआ कि ये जो है ये रिजल्ट है, एडमिनिस्ट्रेशन क्या है बहुत ज़्यादा करप्ट हो चुका था। क्या करप्शन बहुत ये आफ्टर बैटल ऑफ बक्सर दे एक्वायर द टेरिटरी एंड पॉलिटिकल पावर गेन हुआ, तो कंट्रोल करने वाला कहीं दूर बैठा था, है ना, आउट ऑफ इंडिया। तो यहाँ क्या हुआ कि जिनको जितना लूट सकते थे लूटना शुरू किया। तो व्हाट रिजल्टेड इनटू क्या था, वे टू डू द थिंग्स, एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे, फाइनेंस इस एक्सप्लॉयटेशन था, करप्शन बढ़ चुका था। करप्शन बढ़ने से क्या होगा, सारा लूट लूट करके यहाँ से ले जाते, अपने अपने घरों में ले जाते। ऐसा नहीं कि किंग वहाँ के किंग को दे रहे थे, मोनार्क को दे रहे थे, दे स्टार्टेड लूटिंग द उसके रेवेन्यूज, ठीक है, यही समझ लो। सो दैट रिजल्टेड इनटू फाइनेंशियल क्राइसिस। दिस डेवलपमेंट अल्टीमेटली लेड द क्या है ब्रिटिश लेड द अल्टीमेटली लेड द इंग्लिश पार्लियामेंट टू पास द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। अब समझ आया कि इसके बीच में जो हुआ कि ये जो पावर एक्वायर होने के बाद ये हुआ कि करप्शन बढ़ गया, एक्सप्लॉयटेशन बढ़ गया, सब चीज़ों फिर फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया। फाइनेंशियल क्राइसिस आया तो दे अब उन्होंने कहा कि भैया कि यहाँ पर रूल करने के लिए, गवर्न करने के लिए हमें पैसे चाहिए। तो ये बातें पार्लियामेंट में गई, वहाँ के ब्रिटिश पार्लियामेंट में। दैट रिजल्टेड इनटू द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1733, ठीक है, क्या है। तो ये हमारी पूरी स्टोरी है ना। इस बात से समझने की कोशिश करना है कि फाइनली क्या हुआ। फाइनली 1773 का एक्ट आया जिसमें आपको गवर्नर जनरल जो है बंगाल का बनाया गया, है ना, ठीक है। सो इसमें क्या है कि जो एक बात ध्यान रखने के है, अगर देखना चाहे तो दीवानी राइट में क्या हुआ था, बंगाल, बिहार, उड़ीसा का आपको राइट्स मिल गया था, अगर पढ़े तो समझे तो। उसमें क्या हुआ था कि कंपनी जब रेवेन्यू कलेक्ट करने के बाद, तो एक बात ध्यान रखना है कि कंपनी जो है ने एग्रीड हुआ था कि भैया हम एम्पायर को 26 लाख एनुअली एज ट्रिब्यूट देंगे। सो नवाब ऑफ अवध रिटेन द किंगडम बट पेड ए लार्ज इंडेमनिटी एंड बिकेम ए ब्रिटिश एलाय, ठीक है ना। अब ये भी ध्यान रखने की जरूरत है, बिगनिंग जो होता था, बिगनिंग ऑफ ब्रिटिश टेरिटोरियल रूल जो है क्या था, कंपनी बिकेम द रेवेन्यू कलेक्टर, ठीक है। जब रेवेन्यू कलेक्टर बन जाए कंपनी तो क्या करेगा, अब द सबसे महंगे प्रोविंसेस का, रिचेस्ट प्रोविंस का कंपनी हो गया था ये क्या कहते हैं रेवेन्यू कलेक्टर। सेकेंड थिंग क्या था कि इसी बीच में 1765 के बाद क्या हुआ था कि अगर हम दूसरे पर्सपेक्टिव में हम देखें, थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं तो कैसे जाकर 1773 एक्ट आया। तो वो आया तो इसके रिजल्ट आया कि बैटल ऑफ बक्सर, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के बाद एक्वायर किया। एक्वायर करने के बाद करप्शन बढ़ गया, करप्शन बढ़ने से, एक्सप्लॉयटेशन होने से, नए से फाइनेंशियल क्राइसिस आने से फाइनली पार्लियामेंट तक ये बात की, ब्रिटिश पार्लियामेंट तक। लेकिन इन बिटवीन और क्या क्या चीज़ें हुई थी इन बिटवीन में, दूसरा जो है कि जैसे कि आपको ब्रिटिश ने दिया तो गॉट द पावर टू कलेक्ट द रेवेन्यूज इन ब्रिटिश बंगाल, उड़ीसा, बिहार, ओके। सेकेंड थिंग क्या हुआ, इन्होंने इन बिटवीन 1765-1772 में इंट्रोड्यूस द ड्यूअल गवर्नमेंट। ओके, ड्यूअल गवर्नमेंट कब से कब, 1765 to 1772, यहाँ तक ड्यूअल गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। सो कौन इंट्रोड्यूस किया, ये रॉबर्ट क्लाइव ने ही इंट्रोड्यूस किया था। क्लाइव इंट्रोड्यूस द ड्यूअल गवर्नमेंट इन बंगाल, ठीक है। में इसका क्या मतलब हुआ, एडमिनिस्ट्रेशन, इसका मतलब था एडमिनिस्ट्रेशन वाज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, फंक्शंस और क्या था पैसे। कैसे, एक एडमिनिस्ट्रेशन था कि भैया उसका क्या काम था, दीवानी राइट्स था, दीवानी फंक्शन था, जिसका काम था रेवेन्यू और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, रेवेन्यू एंड सिविल एडमिनिस्ट्रेशन। और वो किसके अंदर अथॉरिटी था, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर में था। मतलब दो डुअल फंक्शंस कर दिया गया था, एक था कि रेवेन्यू कलेक्शन का था, उसको दीवानी कहते थे। सेकेंड था
सेकंड फर्स्ट इज दीवानी, डुएल था ना, ऐसे करते हैं दीवानी राइट जिसको कहते हैं ना दीवानी, और सेकंड था निजामत। ओके, डुअल फंक्शंस, ठीक है, अब समझ आया। इसका सिविल का काम था, सिविल अगर कहें तो रेवेन्यू फंक्शन था। ये ईस्ट इंडिया कंपनी का काम था। दूसरा का काम था पुलिस, जस्टिस एंड लॉ, पुलिस का काम है निजामत का, पुलिस, जस्टिस और लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है। ये था नवाब ऑफ बंगाल, पुलिस, जस्टिस कहें, लॉ एंड ऑर्डर अंडर नवाब ऑफ बंगाल, नवाब ऑफ, ओके, ठीक है। तो अब अगर हम रियलिटी में क्या था, अगर हम रियलिटी देखें तो इसमें क्या हो रहा था कि कंपनी को है, इनफैक्ट कंपनी इंजॉयड द पावर, नवाब बोर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज। कैसे? एक तो पैसा कलेक्ट ये कर रहा था कंपनी, पावर इनके बढ़ रहे थे, इनका काम था लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का। तो सो कंपनी इन रियल सिचुएशन का था व्हाट इज हैपन, सो कि नवाब को पास जिम्मेदारियाँ थी और उसके पास पावर था। सो एक अगर हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं, इन अदर वे कहें तो अगर कहा जाता है कि अथॉरिटी विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज डेंजरस और रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट authority is meaningless. So same things have occurred there. They got the authority in the name of collecting the became the collectors to collect the revenues, but there is no or minimal responsibility. Main responsibility in the hand of the Nizam to maintain the law and order, to do the justice and our police. Okay, so see the situation, how they enjoyed the power. Okay, so the company collected revenue without taking responsibility for governance. What happened? They just collecting the revenue, जो पैसा कलेक्ट तो कर रहा था, but without taking any consideration about the governance of the area, कि ये सही से रन होगा नहीं होगा, हो रहा है नहीं हो रहा है, इट्स हार्डली मैटर फॉर द ब्रिटिशर्स. ओके, उनके लिए कोई मैटर ही नहीं रहा. सो फाइनल रिस्पॉन्सिबिलिटी गॉन टू नवाब ऑफ बंगाल. ठीक. सो कंपनी कलेक्टेड रेवेन्यू विदाउट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर गवर्नेंस. अब इस पर डिफेक्ट क्या है, इसको भी देखते हैं क्या हुआ. डिफेक्ट में क्या है कि एडमिनिस्ट्रेटिव कंफ्यूजन क्रिएट हुआ. करप्शन क्या हुआ, जब इसका प्रॉब्लम क्या हुआ, करप्शन तो भरे गए, पैसे की लूट हो रही है, जहाँ तहाँ से क्या किया जा रहा है, किसी न किसी रूप में दबाया जा रहा है. तो क्या है कि करप्शन बढ़ चुका था. कंपनी ऑफिशियल्स ऑपरेशंस ऑफ प्रेजेंट, ठीक है. इससे क्या हुआ, डिक्लाइन इन रिजल्टेड में क्या हुआ, लूट खसोट कर रहे हैं, किसी तरह से पैसा आना चाहिए उनके. इस रिजल्टेड टू डिक्लाइन इन एग्रीकल्चर एंड ट्रेड, वीक लॉ एंड ऑर्डर. ठीक है. और क्या हुआ, इसके अलावा क्या है, कम ऑफिशियल्स जो है कम एक्सप्लॉइट कर रहे थे बंगाल, एक्सप्लॉइटेशन ऑफ बंगाल. कैसे, तो क्या हुआ, इससे रिजल्टेड एक्सप्लॉइटेशन ऑफ बंगाल. क्या कंपनीज ऑफिशियल्स जो थे वो क्या, उनका मेन पर्पस क्या हो गया था, कलेक्टेड एक्सेसिव लैंड रेवेन्यू फोर्स. अब जब जरूरत से ज़्यादा आप उसको शक करने लगेगा, इफ यू स्टार्टेड शकिंग द ब्लड ऑफ द पर्सन, व्हाट विल हैपन. सो सेम थिंग हैपेंड. क्या है कि दैट रिजल्टेड कि अब जबरदस्ती का हम पैसा इम्पोज कर रहे हैं. तो जो हमारा प्रोडक्शन, इसका इस पेन का प्रोडक्शन कॉस्ट अगर 10 रुपीज़ है, एंड यू आर forcing the people to, in the name of collecting the collection of revenue, to sell the things or on 8 rupees, what we are going to lose the revenue. ठीक है. So what same thing है कि हाँ वो मर्चेंट के साथ to sell the goods in cheaper rate और cheaply. ठीक है ना. मिसयूज ऑफ दस्तक हुआ. दस्तक क्या था, ड्यूटी टू फ्री ट्रेड परमिट. ठीक है ना.
अब फ्री ट्रेड परमिट के लिए जो कि एंगेज इन प्राइवेट ट्रेड। सो फाइनली क्या हुआ, बिकेम ये क्या हुआ, एक्सट्रीमली वेल्दी थ्रू करप्शन। तो क्या हुआ, इससे क्या हुआ कि इसके रिजल्ट में करप्शन ऑफ फोर्स के सिचुएशन, फोर्सेबल सिचुएशन से ये क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा रईस हो गए थ्रू वेल्दी थ्रू। और इसका रिजल्ट क्या हुआ, जब ये चीज़ें होंगी तो जो तुम्हारे पास तो पैसे आ गए हैं, लेकिन व्हाट अबाउट द होल पीपल, ऑल द पीपल हु आर रिसाइडिंग इन दैट एरिया, दिस लेड टू सीवियर इकोनॉमिक डिस्ट्रेस, क्योंकि बिजनेस जो है लॉस में चलना शुरू हो गया, रिजल्टेड इनटू इकोनॉमिक डिस्ट्रेस ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस। साइमल्टेनियसली क्या हुआ, बंगाल फेमीन आ गया। ठीक है ना, बंगाल फेमीन कब आया था, बंगाल फेमीन कब, 1770। ओके ठीक, बंगाल फेमीन आ गया। ये भी एक कारण बना, जो कि इससे क्या हुआ कि बंगाल फेमीन क्या था कि क्रॉप फेल्यूर था, हैवी टैक्सेशन था, एग्रीकल्चर का डिक्लाइन हुआ था, पहला बात है। सो क्रॉप फेल्यूर, हैवी टैक्सेशन, कंपनीज फेल्यूर टू क्या प्रोवाइड रिलीफ, ये सब मैन मेड, इसको कह सकते हैं मैन मेड डिजास्टर्स। ठीक है, मैन मेड डिजास्टर कर सकते हैं। सो फट रिजल्टेड इनटू क्या, उसमें फेल्यूर क्या था कि उन्होंने कंसिक्वेंस, ये एक्सप्लॉयटेटिव पॉलिसीज थी और कंपनी फेल हुआ प्रोवाइड रिलीफ में, एग्रीकल्चर फेल हुआ, क्रॉप फेल्यूर थे। ठीक है, सो कंसिक्वेंसेस क्या आ सकते हैं इसमें, क्या कंसिक्वेंसेस हो गए, रिजल्टेड इनटू अराउंड, अगर हम कहें तो 1/3 ऑफ द बंगाल पॉपुलेशन एस्टिमेटेड टू हैव डाइड। 1/3 ऑफ द बंगाल, सोच लो कितना हुआ, 1/3 पॉपुलेशन जो है, पॉपुलेशन हैव डाइड, मर गए, मौत हो गई। ठीक है, एस्टिमेटेड टू हैव डाइड। रखिए, ये है बंगाल फेमीन। आप हिस्ट्री अगर पढ़ें तो बहुत अच्छा। एग्रीकल्चर और ट्रेड सफ़र कर गया, सफ़र्ड, एग्रीकल्चर एंड ट्रेड सफ़र्ड। कब, इससे क्या हुआ, जब सब कुछ किसी के पास कुछ बचा ही नहीं तो क्या होगा, फाइनली क्या है, कंपनी का रेवेन्यू भी लॉस हो गया, क्योंकि तो इंडिविजुअल लेवल पे कलेक्ट करके खींच रहे थे। सो डेफिनेटली कंपनी रेवेन्यूज ऑल्सो डिक्लाइंड। अब इससे क्या होगा, फाइनल होलिस्टिक इम्पैक्ट क्या होगा, फाइनेंशियल क्राइसिस ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। ये है फाइनेंशियल क्राइसिस ऑफ ईस्ट इंडिया। अब इसको ध्यान रखने के बाद, फाइनेंशियल क्राइसिस ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, ये है बंगाल फेमीन से। तो फाइनेंशियल क्राइसिस ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी हो गए। तो क्या है कि इससे क्या होगा, डिस्पाइट कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू हुआ, कलेक्टिंग ह्यूज रेवेन्यू, करप्शन जो था बहुत ज़्यादा था, करप्शन वाज ऑन रैम्पेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट इंक्रीज हो गया, बढ़ गया था। इसकी वजह से, उसकी वजह से बहुत सारे मिलिट्री एक्सपेंडिचर बढ़ चुके थे। अ कंपनी फेस्ड बैंकरप्सी एंड सॉट फाइनेंशियल असिस्टेंस, कहाँ से, फ्रॉम ब्रिटिश गवर्नमेंट। अब जब तुम किसी के पास बताओगे कि ऐसा ऐसा हो रहा है, दिस क्या हुआ, ये वहाँ अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट से आपने हेल्प मांगा, बताया फाइनेंशियल, तो दिस क्या रिजल्टेड इनटू द, और कह सकते हैं कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में ये बात पहुँच गई, दैट, ठीक है, दैट रिजल्टेड इनटू क्या होगा, एवोल्यूशन ऑफ पहला, उसके बाद एवोल्यूशन ऑफ डुअल गवर्नमेंट। क्यों, वही तो था इसमें। इससे क्या हुआ, बात फाइनेंशियल क्राइसिस ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास गई, ब्रिटिश पार्लियामेंट। ओके, अब ब्रिटिश पार्लियामेंट के बाद गया तो पहला स्टेप क्या लिया उसने, एवोल्यूशन ऑफ डुअल गवर्नमेंट।
evolution of dual government in 1772. ओके, क्यों? पहला क्या था इसमें का रेवेन्यू कलेक्शन का काम दीवानी राइट्स इन द हैंड ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी. ओके, सो एवोल्यूशन ऑफ द ड्यूअल गवर्नमेंट रिजल्टेड इनटू क्या है, एंड मेक वारेन हेस्टिंग्स बिकेम द गवर्नर ऑफ बंगाल. ओके, एंड Warren Hastings became governor of Bengal. See, ये है सिचुएशन. तो इस सिचुएशन ने हमें यहाँ पे लाके खड़ा किया और he abolished the dual government. Warren Hastings became the governor of Bengal. So what happened? पहला तो डुअल गवर्नमेंट को डुअल गवर्नमेंट को हटा दिया गया, एबोलिश कर दिया. क्यों एबोलिश किया गया? आप समझ रहे, दीवानी राइट्स और निजामत. अभी दीवानी और निजामत जस्ट आई टोल्ड यू, जस्ट आई पास द स्टेटमेंट फ्यू मिनट्स एगो. ओके, बिफोर सो क्योंकि इट फेल्ड, इस दीवानी और डुअल गवर्नमेंट फेल्ड. किसमें फेल्ड हुआ? इसमें कि इट फेल्ड एडमिनिस्ट्रेटिवली, इट एनकरेज्ड करप्शन. क्या करप्शन? इट वीकेंड गवर्नेंस. क्योंकि गवर्नेंस तो वीकेंड कर रही है. ब्रिटिशर्स को, कंपनी को कोई मैटर मतलब ही नहीं रहा था वेदर कैसे गवर्नेंस रन करे, ये मैटर ही खत्म हो चुका था. सो कंपनी फेल्ड टू रन द गवर्नेंस, फेल्ड or not conscious or careful about the or taking care of the about the governance of the governance. So definitely that resulted into failure of the governance. ठीक. और क्या हुआ था? ये dual government resulted into corruption, weakened governance. So the company assumed direct responsibility for administration and revenue collection. So dual जो कंसेप्ट था उसको हटा करके सिंगल में लाया गया कि भैया अब तुम्हारी पूरी जिम्मेदारी है रेवेन्यू कलेक्शन के साथ साथ एडमिनिस्ट्रेशन का. सो दिस रिजल्टेड इनटू एवोल्यूशन ऑफ द डुअल गवर्नमेंट. ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है कि अब इसके बाद ये सोचा गया कि भैया पार्लियामेंट्री कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है. इन सारे इंसिडेंट्स के बाद दे थिंक दैट द नीड फॉर पार्लियामेंट्री कंट्रोल. ठीक है, क्यों? ब्रिटिश पार्लियामेंट रियलाइज्ड दैट ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एक्सरसाइजिंग सॉवरेन पावर. ठीक है, करप्शन वाज वाइड स्प्रेड था ना, क्योंकि सॉवरेन पावर एक्वायर्ड कर चुका था. एडमिनिस्ट्रेशन वाज इनएफिशिएंट. कंपनीज फाइनेंशियल कंडीशन वाज क्या? डिटोरिएटिंग. ओके, सो देयरफॉर फाइनली पार्लियामेंट डिसाइडेड टू रेगुलेट द कंपनीज अफेयर्स. ठीक है, और वो कंपनीज अफेयर कैसे रेगुलेट हुआ? विद द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773. ओके, ठीक है. सो डेफिनेटली द रेगुलेटिंग एक्ट 1773 वाज द फर्स्ट स्टेप बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट टू रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी. सी, सो आप अगर समझना चाहें तो वी स्टार्टेड, हम लोग ने स्टार्ट किया था कहाँ से कि 1600 क्या, इवन द अरब 7th सेंचुरी में अरब्स आए थे. वहाँ से पर्पस क्या था, जस्ट एक आउटलाइन दिया गया था कैसे कैसे आया, डच आया, क्या क्या किया, और हमने फाइनल फोकस था हमारा क्या कि ब्रिटिशर्स पे. सो उसके बाद कैसे क्या हुआ, तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी है 1600 में सूरत में फर्स्ट हुआ था. उसके बाद फिर ऑफिशियल, फिर डेनिश आया, डेनिश फ्रेंच के बाद आपका इनफैक्ट ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज सेटअप इन एस्टेब्लिश इन 1600 and charter got the charter
ग्रांटेड बाय एलिजाबेथ वन। चार्टर के बारे में हमने बताया कि क्या पर्पस था चार्टर का, तो लीगलाइज द थिंग्स, लीगल अथॉरिटी टू डू द बिजनेस। उसके बाद विलियम हॉकिंस को 1608 में भेजा गया, फिर एनवॉय ऑफ द किंग्स जेम्स वन। एंड फाइनली जब सर वो फिर उनको लौटना पड़ा, लौटने के बाद बिकॉज ऑफ द पोर्तुगीज ने राजनीति किया, उसके बाद सर थॉमस रो आए, फिर उसके बाद सर थॉमस रो के आने के बाद और फिर ही गॉट द रॉयल डिक्री फरमान विद बाय जहांगीर। एंड देन उसके बाद उन्होंने 3 जगह पे सेटअप किया फैक्ट्री, मद्रास, बॉम्बे, कोलकाता। फिर दे स्टार्टेड डूइंग द एक्सपेंशन ऑफ द बिजनेस। और उसके बाद साइमल्टेनियसली क्या हुआ, डिक्लाइन ऑफ मुगल हुआ, कार्नेटिक वार हुआ, जिससे कि इनको और अपॉर्चुनिटी मिल गया। मिलने के बाद इन्होंने क्या हुआ, इसका एक्सपेंशन शुरू किया। फिर बैटल ऑफ प्लासी हुआ। बैटल ऑफ प्लासी किसके बीच में हुआ, सिराज उद्दौला एंड रॉबर्ट क्लाइव। इनफैक्ट मीर जाफर बाज द धोखेबाज, चीटेड और कहते हैं विश्वासघात किया था। फिर फाइनली बैटल ऑफ बक्सर का जो आता है, जिसमें मीर कासिम, शुजा उद्दौला एंड शाह आलम टू एक साइड था, ब्रिटिशर्स अनदर साइड, एंड ब्रिटिशर्स फोर्सेस डिफीटेड द जॉइंट फोर्सेस ऑफ मीर कासिम, शुजा उद्दौला एंड शाह आलम टू। दैट क्या है, ये अपने आप में एक मैसेज था कि एनेक्सेशन और डिफीट क्या है कि भाई आर्मी सुपरमेसी को दर्शाया गया, दिखाया गया। ओके, सो फाइनली उसके बाद बैटल ऑफ बक्सर होता है, दैट रिजल्टेड इनटू ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 1765 signed between the Robert Clive and the Shah Alam II, and that granted the collection of the revenue, है ना। ठीक है, सो इस तरह से दीवानी राइट्स मिले। और फिर ड्यूअल गवर्नमेंट आता है, दीवानी राइट निजामत है और रॉबर्ट क्लाइव, ये सब है। ठीक है, सो बंगाल फेमाइन, और ये तो इनके पास पावर एक्वायर हुआ। पावर एक्वायर करने के बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट को कैसे इंटरफेयर करना पड़ा, बिकॉज ऑफ द करप्शन बढ़ गया। दीवानी राइट्स और निजामत के बाद करप्शन बढ़ने से क्या हुआ कि फाइनेंशियल क्राइसिस आए, कंपनी को फाइनेंशियल डिटोरिएशन हुआ। सो द फाइनली दे आस्क्ड फॉर द हेल्प फ्रॉम द ब्रिटिश मोनार्क। तो ये इशू आया, तो फाइनली क्या कहा कि भैया कि उनको महसूस है कि ये गंदगी, बिकॉज ये लोग जो डुअल गवर्नमेंट है इसकी वजह से ये चीज़ें हुई है, तो इनको डुअल गवर्नमेंट का कंसेप्ट हटा कर सिंगल कर दिया गया। हमने फाइनली द कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू एंड जो है निजामत सब मर्ज करके सिंगल अथॉरिटी किया गया, एंड गवर्नर बनाया गया वारन हेस्टिंग्स, सो एंड केम विद द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1772-73। ओके, सो आई थिंक ये एक आपके लक्ष्मीकांत तक पहुंचने के लिए एक सही रास्ता था। मुझे लगता है कि आपको ये अच्छी तरह से हेल्प करेगा। और इन द नेक्स्ट क्लास हम लोग डिस्कस करेंगे। अब हम उस चीज़ों पर जाएंगे जिस पर से कि ताकि इनको फैक्चुअल इंफॉर्मेशन भी जाए, और फिर स्टेप बाय स्टेप मैनर में चैप्टर बाय चैप्टर हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। जहाँ पे थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्लैरिटी की जरूरत है वहाँ कंसेप्ट की बात करेंगे, जहाँ फैक्चुअल की फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को भी कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। एंड विल ट्राई टू कवर ऑल द पोर्शन दैट विल हेल्प यू टू क्रैक द of the MCQ as well as for the mains examination, and that will help you a lot in the paper 2 of the governance paper also. ठीक है, so आज हम यहीं पे एंड करेंगे, and the next class we will try to cover the regulating act and other acts or other act also. Okay, so enjoy the things and hope आप लोगों ने enjoy किया होगा। although पढ़ना थोड़ा सा सब थोड़ा सा कभी कभी बोरिंग भी होता है, कोई बात नहीं है, लेकिन इसको थोड़ा सा ढंग से अगर कोई इशू आए, यू आर फ्री टू कॉल अस, एंड इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल सेंड द मैसेज और थ्रू द on YouTube also. Okay, so thank you and good. Okay.